नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। छठे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन सातवें चरण के लिए चुनाव प्रचार पूरे जोर शोर से पार्टियां कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के काराकाट में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं। का दाना पानी मिलेगा और ये मिलकर के फिर से आपका भविष्य तबाह कर देंगे। नौजवानों, आपकी जिंदगी तबाह कर देंगे और फिर कभी भी आप उभर करके बाहर नहीं आ पाएंगे। भाइयों और बहनों, ये हमारा बिहार सामाजिक न्याय की प्रणेता भूमि है और मुझे गर्व है कि अगर किसी ने सामाजिक न्याय की रक्षा की है तो वो बीजेपी और एनडीए ने की है। बीते 10 साल में देश ने एनडीए को 2 बार प्रचंड जनादेश दिया। हमने पहली टर्म में एक दलित के बेटे को, जो कभी बिहार के गवर्नर हुआ करते थे, उनको देश का राष्ट्रपति बनाया। दलित को देश का राष्ट्रपति बनाया। जब हमें 2019 में दूसरी बार अवसर मिला तो हमारे देश की एक आदिवासी बेटी को देश का राष्ट्रपति बनाया। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर सुशोभित किया। राष्ट्रपति पद का गौरवपूर्ण काम उन्होंने शुरू किया। हमने पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। कांग्रेस ने 3 दशक तक पिछड़ों की इस मांग को ठुकराया था, लेकिन मैं आप ही के बीच पैदा हुआ हूं। अति पिछड़ों को कैसी जिंदगी जीनी पड़ी है ना, वो मैंने भोगी है और इसलिए मैंने आते ही आयोग बना दिया। पहले केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूलों में ओबीसी आरक्षण नहीं था। ये मोदी ने आकर के उसमें भी हमारे बच्चों के लिए मैंने आरक्षण पक्का किया। मेडिकल की पढ़ाई में भी केंद्रीय कोटे में पहली बार ओबीसी आरक्षण हमने लागू किया। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। साथियों, इसकी विपरीत आज इंडी गठबंधन वाले एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़े, उनका सबका आरक्षण छीन किए की एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। मैं देश को अवगत कराना चाहता हूं, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि देश को मैं जानकारी दूं। इंडी गठबंधन ने हजारों शैक्षणिक संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ा को मिलने वाला आरक्षण बंद कर दिया और वो सारा का सारा अब मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दिया है। ये जो किया है वो मैं बताता हूं। एक ही झटके में दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, उनका आरक्षण खत्म कर दिया। इन्होंने संविधान को ताक पर रखकर मुस्लिम जातियों को रातों रात ओबीसी बना दिया, ओबीसी के हक का आरक्षण दे दिया। अभी आपने 2 दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट देखा होगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऐसी डांट लगाई है क्योंकि वहां 77 मुस्लिम जातियों को रातों रात ओबीसी बनाकर ओबीसी का हक उनको दे दिया था। भाइयों बहनों, हाईकोर्ट ने ऐसी थप्पड़ मारी है, उनको ठिकाने लगा दिया है।
ये ऐसे आपके साथ धोखाबाजी करने वाले लोग हैं, ये संविधान की पीठ पे छुरा भोंकने वाले लोग हैं। लेकिन इनसे भी इनकी साजिशें कम नहीं हो रही है। साथियों, इंडी वाले चाहते हैं कि बार बार मुस्लिम आरक्षण का ये मामला कोर्ट में न फंसे, कोर्ट हर बार रिजेक्ट न करे। तब उपाय क्या? तो इंडी गठबंधन वालों ने पक्का कर लिया है कि अगर वो दिल्ली पहुंचेंगे तो पहला काम ये संविधान को बदल देंगे। संविधान को बदल करके एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण वो मुसलमानों को देने का संविधान में बदलाव करेंगे ताकि कोर्ट उनको परेशान न करे। ये खेल खेल रहे हैं। भाइयों बहनों, मैंने ठीक 1 महीने पहले इंडी वालों को चैलेंज किया था। देश के हर राज्य में जाकर के बोला हूं। मैंने उनको इतना ही कहा कि भाई अगर आप चुनाव में आए हो, जनता जनार्दन इस देश के मालिक है। जनता जनार्दन को लिख करके दो कि हम सत्ता में आएंगे तो हम संविधान में परिवर्तन नहीं करेंगे, हम सत्ता में आएंगे तो एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीन नहीं लेंगे, हम सत्ता में आएंगे तो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं करेंगे, हम मुसलमानों को यहां से छीन कर उनको नहीं देंगे। लिख करके दो ना। मैंने कहा 1 महीना हुआ, 1 महीना। लिखने की बात छोड़ो, बोलने की हिम्मत नहीं है उनकी। इसका मतलब पेट में पाप है। बिहार में मेरा यादव परिवार है, बिहार में मेरा कुर्मी परिवार है, बिहार में मेरा कुशवाहा परिवार है, बिहार में मेरा कलवार परिवार है, बिहार में मेरा तेली परिवार है, मेरा सूरी परिवार है, मेरा कानू परिवार है, मेरा निषाद परिवार है, मेरा पासवान परिवार है, मेरा रविदास परिवार है, मेरा मुसहर परिवार है। ऐसी हर जाति के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई है तो ये आरजेडी कांग्रेस वाले हैं। ये मुखौटा सामाजिक न्याय का लगाते हैं लेकिन तुष्टीकरण करते हैं, वोट बैंक की राजनीति के गुलाम हो चुके हैं और वोट बैंक वाले जैसे नचाए ये नाचते रहते हैं। और 24 के इस चुनाव में मोदी ने उनको बेनकाब कर दिया है, उनका मुखौटा मैंने नीचे उतार दिया है। साथियों, मोदी इनकी साजिशों का भी पर्दाफाश करेगा और विकास के लिए भी उतनी ही मेहनत करेगा। आने वाले 5 साल बिहार के विकास के लिए अभूतपूर्व रहने वाले हैं। ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यहां से गुजर रहा है, यहां 4 लेन 6 लेन के हाईवे बन रहे हैं, इनसे कंस्ट्रक्शन से जुड़े हर सेक्टर में अब रोजगार बढ़े। आने वाले समय में यहां लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए, भंडारण से जुड़े सेक्टर के लिए बहुत संभावना है। रोहतास हो, कैमूर हो, औरंगाबाद हो, इस पूरे क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों और दूसरे उद्योगों के लिए नए अवसर बनेंगे। साथियों, ये क्षेत्र तो धान का कटोरा है, यहां आलू जैसी सब्जियां पैदा होती है। मोदी सरकार अनाज भंडारण में भी सहकारिता को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना पर काम शुरू हो चुका है। आने वाले 5 साल में सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज क्लस्टर भी हम बनाने जा रहे हैं। साथियों, यहां इतनी बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें आई हुई हैं। उनका जीवन आसान बनाना गरीब के इस बेटे का संकल्प है। इसलिए मोदी ने
मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज एक गारंटी दी है। अब तो मोदी माताओं बहनों को और भी गारंटी दे रहा है। पहली गारंटी, आने वाले सालों में 3 करोड़ बहनों को हम लखपति दीदी बनाएंगे। आने वाले दिनों में हर परिवार में जो बुजुर्ग है, 70 साल से ऊपर है, अगर वो बीमार है, इलाज की जरूरत है, तो उनके बेटे बेटी को इलाज का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये दिल्ली में आपका बेटा इसका खर्चा करेगा। और एक काम मैं आपके लिए करना चाहता हूं, मैं आपका बिजली का बिल 0 करना चाहता हूं। और इसलिए हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना बनाई है। और मुफ्त घर बिजली योजना में आप अपने लिए तो मुफ्त में बिजली उपयोग करेंगे, ज्यादा बिजली आप बेच सकेंगे। और इसके लिए सरकार सोलर पैनल लगाने के लिए 75,000 रुपये तक की आर्थिक मदद हर परिवार को करेगा। 75,000 रुपया। और जैसे आपको मोदी सरकार में पक्का घर, शौचालय, नल से जल, सस्ता सिलेंडर मिला, वैसे ही मोदी अपनी हर गारंटी पूरी करेगा। मैंने गैस का सिलेंडर देने की गारंटी पूरी की कि ना की? जरा जोर से बताइए ना। मैंने गैस का सिलेंडर देने की गारंटी पूरी करी कि ना की? करी ना? तो इस बार मुझे गैस के सिलेंडर पर वोट भी चाहिए। भाइयों और बहनों, ये एमपी बनाने का नहीं, ये पीएम बनाने का चुनाव है। ये देश में एक मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है। इसलिए आप जब काराकाट से मेरे साथी उपेंद्र कुशवाहा जी को वोट डालेंगे तो वोट सीधा मुझे मिलेगा। सासाराम से शिवेश राम जी को दिया वोट सीधा मोदी को मिलेगा। आरा में आरके सिंह को दिया हुआ वोट सीधा मोदी को मिलेगा। आप घर घर जाकर मेरी ये बात पहुंचाइएगा और एक काम करिएगा। करेंगे? जरा जोर से बताइए, करेंगे? आप जाकर के हर घर में बताना कि वो मेरे खातिर, मेरे देश के खातिर विकसित भारत बनाने के लिए आपके गांव में जो भी देवस्थान हो, आपके गांव में जो भी तीर्थ स्थान हो, वहां जाकर के मेरी तरफ से परमात्मा के आगे मत्था टेकना। करेंगे? मेरी तरफ से परमात्मा को मत्था टेकेंगे अपने गांव में और मेरी तरफ से परमात्मा को मांगना कि विकसित भारत बनाने के लिए परमात्मा हमें आशीर्वाद दे। इतना काम करेंगे? पक्का करेंगे? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। 15 सीट हारेगी तो वो इसकी वजह से हारेगी, बसपा की वजह से। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काराकाट में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। काराकाट लोकसभा सीट की अगर बात करें तो काफी ज्यादा सुर्खियों में है। कारण यह है कि यहां से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन जो उनके सामने मैदान में डटे हैं वो भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, जिन्हें बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया था आसनसोल से, लेकिन उन्होंने किसी कारणवश चुनाव लड़ने से मना कर दिया और अब काराकाट से वो मैदान में हैं निर्दलीय के तौर पर। प्रधानमंत्री ने आईएनडीआईए अलायंस पर हमला बोला है। इससे पहले पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर भी आज चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब काराकाट में उनकी एक रैली अभी खत्म हुई है।
गया तो नौकरी मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे 10 दिन में नौकरी रहा तो 10 दिन में फेल गई। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार हमला बोला है INDIA अलायंस पर। इसी बीच आपको बता दें कि छठे चरण के लिए वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। और देखिए, आपको हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल इस समय दिख रहा होगा। मैं एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं। के शर्मा जी हमारे साथ हैं, नरेश बंसल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, AK मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर राहुल यादव जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, शत्रुपा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं BJP की। बहुत स्वागत आप सभी का। रविंद्र प्रताप जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। रविंद्र जी बहुत स्वागत। ओंकारेश्वर जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ओंकारेश्वर जी बहुत स्वागत। डॉक्टर कुमार रामकृष्ण जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर बहुत स्वागत आपका। सुनील कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत सुनील जी आपका भी। सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए एक कमेंट जल्दी से मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से मुद्दे, क्या लगता है कि इस बार गौण दिखे हैं? के शर्मा जी आप ही से शुरू करते हैं, मुद्दे क्या गौण दिखे हैं? देखिए, मुद्दा आपने यदि आपने मोदी जी का अभी काराकट में यदि भाषण सुना होगा तो आप इसको समझिए कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो आप एक जस्ट लाइक टेप रिकॉर्ड है ना, उनका भाषण टेप रिकॉर्ड है। पूरी भाषण में जहां भी 200-250 जगह उन्होंने रैली या जहां भी भाषण दिया है, वो ऐसा लगता है कि कॉपी कैट टेप रिकॉर्ड की तरह वही बच जाते हैं। पूरे चुनाव में 10 साल के कामों की बात तो करते ही नहीं है। जब देखो तो OBC का आरक्षण चला जाएगा, भाइयों बहनों यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, ये विपक्ष वाले डरपोक है। अरे यार काम की बातें करो, ये सबको पता है क्या 10 साल में काम किए हो, देश को बांटने काम करते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। कलकत्ता हाईकोर्ट का जो फैसला था वो क्या था? मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई, क्यों बांटने में तुले हो? अरे सर, कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला क्या था? डिवाइड एंड रूल करके चले गए, के शर्मा जी आपस में झगड़ा कर भाई भाई को लाने का काम शर्मा करते जी, हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला क्या था? कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले की बात मत कीजिए, क्यों नहीं करे सर? चुनाव में जो है आप मुद्दे को भटकाइए मत। कलकत्ता हाईकोर्ट का जिस फैसला, मुद्दे को चाहते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला है, हमारी न्यायपालिका का फैसला, उसकी चर्चा न करें। नौकरी, मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, जब पैसा कमाऊंगा तो सब कुछ घर भी बना लूंगा। अरे सर, तो नौकरी कहाँ नहीं है, बताइए ना, नौकरी कहाँ नहीं है? आप हमें रेवड़ी बांट के हमें आत्मनिर्भर नहीं, आप बीजेपी पे निर्भर करने वाले हमें बनाना चाहते हैं। और जो काराकट की आप बात कर रहे हैं, आप देख लेना, अरे काराकट की बात ही हम नहीं कर रहे हैं, आज जहां मतदान हो रहा है वहां की बात कर रहे हैं। कुशवाहा जी को हराने का ये प्रधानमंत्री का षड्यंत्र है, जानबूझ के काराकट से हराने की कोशिश किया जा रहा है उनको। ठीक है नरेश बंसल जी, क्या इस बार वाकई में मुद्दे उस तरीके से नहीं उठा पाए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, जिसकी वजह से वोटर्स को मतदान केंद्रों तक खींच करके लाया जा सके? नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे मुख्यमंत्रियों ने, सबने मुद्दों पर बात की है, 10 साल के काम पर बात की है। लेकिन जिन्होंने चश्मा ही अपना दूसरा लगा रखा है, इनको कहाँ दिखाई देगा कितना नेशनल हाईवे बना? इनको कहाँ दिखाई देगी वंदे भारत एक्सप्रेस? चश्मा ही नहीं, मैं 6x6 आज तक बचपन से चश्मा नहीं पहना हूं। के शर्मा जी प्लीज के शर्मा जी प्लीज, आपके बीच में मैं नहीं बोला। इनको कहाँ दिखाई देगा हर रोज 1-2 डिग्री कॉलेज खुले हैं? इनको कहाँ दिखाई देगा हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खुली है? इनको कहाँ दिखाई देगा 17 एम्स खुले हैं? इनको कहाँ दिखाई देगा डबल हवाई अड्डे हुए हैं? इनको कहाँ दिखाई देगा कि लोगों को मुफ्त चिकित्सा मिल रही है? इनको कहाँ दिखाई देगा? तो इनको तो एक वो कह रहे हैं बस महंगाई, बेरोजगारी। अरे बेरोजगारी सबसे कम 3% पर हम लाए हैं, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए हैं। ये 10 साल के काम नहीं किए। 4 करोड़ लोगों को 80,000 करोड़ लोगों को अनाज खिला रहे थे, अब 10 साल बाद भी 80,000 करोड़ लोगों को खिला रहे हैं। वहां से गरीबी कम हो गया। आप चिल्लाते रहे, हम बोले नहीं, सुनने की हिम्मत रखिए। 10 करोड़ से ऊपर को गैस के कनेक्शन दिए हैं, 12 करोड़ लोगों के घरों में नल से जल भेजा है, 18,000 गांव बिजली
भी 1000 दिन से पहले 18,000 गाँव में बिजली भेजी है। 52 करोड़ लोग बैंकिंग से बाहर थे। 52 करोड़ लोग उनके जनधन खाते खोले। गरीब आदमी जिसको आप दे सकते हैं 12 रुपए में 2 लाख का सुरक्षा चक्र दिया, 330 रुपए में अटल बीमा दिया। नेता भी टेलीप्रॉम्प्टर को देख के बोलते हैं और आप भी किताब पढ़ के। यदि आपने विकास किया होता ना तो आपको लिख के लाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके नेता भी टेलीप्रॉम्प्टर देख के भाषण देते हैं और आप भी वही पढ़ के बात कर रहे हैं। यदि काम किया हो तो लिख के लाने की क्या जरूरत है? ठीक है, लिख के कहा, मैं आपके सामने जुबानी बोल रहा हूँ, लिख के बोल रहा हूँ। ठीक है नरेश जी, आता हूं फिर से। राहुल जी, क्या विपक्ष भी मुद्दों को उस तरीके से नहीं उठा पाया कि हम पूरे चुनाव में ये देख रहे हैं कि वोटर्स जो हैं वो उदासीन हैं, वोटर्स में उस तरीके का उत्साह नहीं दिख रहा है। इवन मैंने 2014 कवर किया, 2019 कवर किया, बाकी विधानसभा के चुनाव भी कवर किए हैं। इतना तो देखता था कि हर जगह चर्चा होती थी चुनाव की। 24 में उस तरीके की चर्चा नहीं है, क्या वजह मान रहे हैं आप? नहीं, ठीक कहा आपने। अब की बार वोटर उदासीन है और प्रधानमंत्री जी और भाजपा के जुमलों से आज का वोटर ऊब चुका है। प्रधानमंत्री जी अभी बक्सर में थे, वहाँ चौसा में 500 किसान 500 दिनों से धरने पर बैठे हैं जेडीयू और भाजपा के खिलाफ। वहाँ 1.25 लाख करोड़ रुपए के जो बजट का ऐलान किया था प्रधानमंत्री जी ने, उसका क्या हुआ वो अभी तक भी वहाँ जवाब नहीं दे पाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हमारे पास जो है विजन लेकर और अपने प्रोग्राम लेकर, अपने न्याय और गारंटियों को लेकर हम जनता के सामने जा रहे हैं, जिनमें हम अपने 30 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। बीजेपी के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है। हम डिग्री डिप्लोमा धारक को 1 लाख रुपए सालाना देंगे, ऐसा बीजेपी के पास कोई प्लान नहीं है। हम अग्निवीर 30 लाख नौकरी की बात करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किसानों का एमएसपी के कानून की गारंटी देंगे, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा देंगे। राहुल जी, आप हर महीने कह रहे हैं कि 30 लाख नौकरी देंगे, 30 लाख नौकरी देंगे। आम आदमी पार्टी ने ये कहा है, आरक्षण देंगे। सर, आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। आप कह रहे हैं 30 लाख नौकरी देंगे। मतलब ये कंफ्यूजन क्यों? सरकार में जो रिक्त भर्तियां हैं उनको देंगे, उनके अलावा भी हम जो क्रिएट करेंगे। तो वही मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आप लोगों के अलायंस ने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्यों नहीं दिया जनता को? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आएगा ना, हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। हर प्रदेश की चुनाव के बाद नहीं, हर प्रदेश की परिस्थितियां और स्थितियां अलग हैं। सब बैठकर हम इस चीज को देश की जनता के सामने लेकर जाएंगे। भाजपा और नरेंद्र मोदी जी से देश थक चुका है, ऊब चुका है, इनके जुमलेबाजी से परेशान हो चुका है। शत्रुपा जी, बीजेपी से देश थक चुका है। नहीं, देखिएगा, आज देश मेक इन इंडिया के बारे में पूछ रहा है, उसका क्या हुआ? स्टार्टअप इंडिया के बारे में पूछ रहा है, उसका क्या हुआ? तवांग का क्या हुआ? डोकलाम का क्या हुआ? 2 करोड़ शत्रुपा जी 15 लाख हर खाते में आने का क्या हुआ? चलिए, इसका जवाब मैं लेता हूं राहुल जी। शत्रुपा जी, आपके पास गिनाने के लिए काम के नाम पे कुछ भी नहीं है। आप विषयों की चर्चा नहीं करते हैं, मुद्दों की चर्चा नहीं करते हैं। जैसे के शर्मा जी ने अपना निम्न रुचि दिखाया है, मैं हंस रही थी। अरे वो तो सिर्फ चिल्लाते हैं और माननीय प्रधानमंत्री का मिमिक्री करता है। ये बहुत ही दुख का बात है कि इन लोगों का भी कोई मुद्दा नहीं है उठाने का। अगर ये कह रहे हैं कि माननीय नरेश जी भी पर्ची देख के बोल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री कुछ देख के बोल रहा है, ऋषिकेश बोल रहा है, तो उनका मुद्दा क्या है? मैं ये पूछना चाहती हूँ। आप माइक मत उठाइए, सिर्फ सुनिए। बहुत सारा समय मैं सुना आपको, सिर्फ सुनिए आप। एक बात यह है कि हमारा इतना मुद्दा है कि हम 10 साल से जो काम किए हैं वो सिर्फ जनता को हम बताते हैं कि सिर्फ ट्रेलर था। और माननीय नरेश जी ने जो कहा कि कितने किलोमीटर हम हाईवे बनाया, कितने हम एम्स खोले हैं, कितना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोले हैं, वो तो गिनने में से आपका शो खत्म हो जाएगा। तो मैं उस तरफ नहीं जाती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि हम जो हमारा हर एक मंत्री जी, हर एक नेता, पूरा हमारा जो 10 साल का जो कार्य है, जो हमने किया है ऑलरेडी, उसी के बारे में बोलते हैं। और इंडिया अलायंस का सिर्फ एक ही मुद्दा है
कि भाई हमारा जितने भी पार्टनर है या नहीं है, कब है ये भी पता नहीं चलता है। एक ही मुद्दा है कि भाई हमारा कोई किसी को ईडी और सीबीआई आके ना पकड़े, और तो कोई मुद्दा है नहीं। इन लोगों का यही कॉमन एजेंडा है जिसका ये रट लगे रहते हैं। और ठीक है शत्रुपा जी, कोई भी एक पॉजिटिव टीम नहीं है इन लोगों के बारे में। और अभिषेक जी, मैं आपका धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये इन लोगों का जो अलायंस पार्टनर जो है, उन लोगों का आपस में इतना ही नहीं बनता है कि एक कॉमन मुद्दा बोले देश को। तो ये ठीक है शत्रुपा जी, आप सभी हमारे साथ बने रहें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।